नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शशांक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये प्रेमचंद जयंती सप्ताह का ये पूरी श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम प्रेमचंद की विरासत पर बात करने जा रहे हैं। प्रेमचंद की विरासत की समझ क्यों आवश्यक है, प्रेमचंद की विरासत क्या है और प्रेमचंद के साहित्य के बुनियादी घटक क्या हैं, इन प्रश्नों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। मित्रों, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कालजयी कथाकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं और ढेर सारे रूपों में प्रेमचंद के साहित्य आप लोग पढ़ते, देखते, सुनते रहे हैं। बावजूद प्रेमचंद, जब विरासत का प्रश्न आता है तो हम सीधे अपने को प्रेमचंद से जोड़ते हैं। ये किसी भी कथाकार के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, बड़ा सम्मान का सूचक ये वाक्य हो सकता है कि हम अपने को प्रेमचंद से जोड़ते हैं। तो इस प्रेमचंद से जोड़ने के क्या निहितार्थ हैं, या वो प्रेमचंद की विरासत के वो कौन से तत्व हैं, कौन से बिंदु हैं जहां पर हम अपने को प्रेमचंद से जोड़ना चाहते हैं। किसी विरासत को, किसी प्रस्थान को, किसी बिंदु को अगर हम किसी कथाकार से जोड़ने के लिए उद्यत होते हैं या उसके लिए उन्मुख होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तब इसे साफ ढंग से समझा जा सकता है कि वो कथाकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद हमारे साहित्य के लिए ही नहीं, हमारी जाति अस्मिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। प्रेमचंद वस्तुतः जाति अस्मिता के ही कहानीकार या उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद की जो विरासत है वो भारतीयता से बहुत गहरे, बहुत अंदर तक जुटी हुई विरासत है। प्रेमचंद किसी क्षेत्र विशेष के रचनाकार नहीं है। हालांकि उनकी कहानियों में, उपन्यासों में ढेर सारे गांवों के नाम आते हैं, सिमरी, बेलारी वगैरह वगैरह, गोदान में या और दूसरी कहानियों में पूर्वांचल का या अवध का या उत्तर प्रदेश का कोई स्थान चित्रित होता है। लेकिन प्रेमचंद उस स्थान की आंचलिक विशेषताओं को उन कहानियों में या अपनी कहानियों में या अपने उपन्यासों में नहीं ढालते। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेमचंद लोकल कलर या क्षेत्रीय बिंदुओं की अस्मिता या उनकी सांस्कृतिक उन्मुखता या उनके सांस्कृतिक गौरव से अनभिज्ञ थे? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। प्रेमचंद क्षेत्रीय अस्मिताओं के बावजूद उन क्षेत्रीय अस्मिताओं को बड़े फलक पर रूपांतरित कर देने वाले कहानीकार या उपन्यासकार या कथाकार हैं। अब आप देखें कि प्रेमचंद की जो समस्या थी वही समस्या बाद के कहानीकारों की समस्या नहीं थी। पूरा आंचलिक साहित्य या पूरा आंचलिक आंदोलन चलता है और वो अपनी जातीय अस्मिता को लेकर बहुत ही सतर्क है या बहुत ही उन्मुख है या उसको लेकर बहुत ही रोमांटिक या रोमानी ढंग से अपने को प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद में वो रोमानीपन नहीं है, और रोमानीपन है भी तो रोमानीपन उनकी राष्ट्रीयता में अंतर्भुक्त हो चुकी है। प्रेमचंद का रोमानीपन किसानी संवेदना में अंतर्भुक्त हो चुका है। प्रेमचंद मूल रूप से राष्ट्रीयता के बोधक रचनाकार हैं। प्रेमचंद मूल रूप से भारतीयता के रचनाकार हैं। और जब मैं भारतीयता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो बहुत गहरे अर्थ में या बहुत ही सोच विचार कर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जब हम भारतीय चेतना को देखते हैं तो एक गहरे अर्थ में, बहुत ही गहरे अर्थ में उसे हम उन तमाम दार्शनिक या गूढ़ शब्दावलियों में उसको अंतर्भुक्त करते हैं। जब हम किसी समाज की अंतर्निहित विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास करने के लिए उद्यत होते हैं, उन्मुख होते हैं, तब हम भारतीयता की ओर जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। भारतीयता और कुछ नहीं है, पूरे संपूर्ण विश्व को, राष्ट्र को देखने की एक मानवतावादी, गौरवशाली चिंतन दृष्टि है। भारतीयता और कुछ नहीं है बल्कि मनुष्य को बड़े फलक पर, जिसमें प्रेम भी है, करुणा भी है, त्याग भी है, औदात्य भी है, बलिदान भी है, संघर्ष भी है, अस्मिता भी है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही औदात्य रूप में है, बहुत विराट रूप में है, अपने उज्जवल रूप में है। प्रेमचंद उस भारतीयता की चेतना को पकड़कर अपने संवेदना के तंतुओं से जोड़कर अपने रचना शिल्प का विधान रचते हैं। प्रेमचंद उसी भारतीय जमीन पर खड़े हैं, उसी भारतीय बिंदु पर खड़े हैं।
इसलिए प्रेमचंद की जो विरासत है वो भारतीयता से अलग नहीं है। इसीलिए जब प्रश्न खड़ा होता है या जब विरासत का प्रश्न होता है, तब सभी लोग या परंपरा का ही प्रश्न खड़ा होता है, तब हम लोग प्रेमचंद की परंपरा से अपने को जोड़ कर देखते हैं। प्रेमचंद की ही परंपरा चलती है। वैसे तो हर कहानीकार या उपन्यासकार या साहित्यकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने ढंग से वो समाज के उज्जवल पक्षों को लेकर चलता है या समाज की संभावना मूलक पक्षों को लेकर चलता है और अपने ढंग से महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसकी परंपरा नहीं खड़ी होती। परंपरा तो वहीं खड़ी होगी जो जिसकी जड़ें बहुत ही लंबे स्तर पर जातीय संस्कृति में धंसी हो। प्रेमचंद वो काम करते हैं कि एक, लेकिन प्रेमचंद केवल यही काम नहीं करते कि वो केवल भारतीयता के उन बिंदुओं को लेकर चलते हैं। प्रेमचंद उस भारतीयता के बिंदुओं का मानसिक विकास या हृदयगत विकास राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ये काम कम कथाकार करते हैं। ये काम रूस में जैसे गोर्की करते हैं, चेखव करते हैं। ये काम बालजाक जैसे फ्रांस में करते हैं। ये काम बड़े कथाकार करते हैं या अपने समाज के जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं वो करते हैं। प्रेमचंद ये काम करते हैं। इसीलिए जब परंपरा चलती है साहित्य की, तो प्रेमचंद की परंपरा चलती है। वो परंपरा प्रसाद की नहीं चलती, वो परंपरा जैनेन्द्र या अज्ञेय की नहीं चलती। बावजूद वो परंपरा यशपाल की नहीं चलती, बावजूद कि ये सभी बड़े कथाकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। ये परंपरा प्रेमचंद की चलती है। प्रेमचंद एक तरह से उस भारतीय परंपरा या भारतीय साहित्य के मानक बन जाते हैं, क्योंकि वो केवल साहित्य नहीं रच रहे थे। प्रेमचंद एक राष्ट्रीय मन को रच रहे थे। प्रेमचंद की जो विरासत है या प्रेमचंद के साहित्य के समझने की जो दृष्टि है या जो साहित्य के समझने की बिंदु हैं, उसको केवल आप साहित्य के धरातल पर, केवल कथ्य चरित्र शिल्प के धरातल पर आप उसे नहीं समझ सकते, या उसको समझने की दृष्टि हमेशा कमतर दृष्टि होगी। प्रेमचंद के साहित्य को समझने की जो दृष्टि है वो आपको जातीयता में, राष्ट्रीय बोध में, सांस्कृतिक औदात्य में, मानवीय औदात्य में, बृहत्तर मानवीय समाज में, जिसमें पशु पक्षी भी हैं, जिसमें मनुष्य भी है, प्रकृति भी है, सब समाविष्ट होते हैं। वो सारी दृष्टि प्रेमचंद की अपनी दृष्टि है, राष्ट्रीय बोध की दृष्टि। इसीलिए प्रेमचंद के ढेर सारी कहानियां या उपन्यास भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथानक की दृष्टि से कहीं कमजोर भी पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी एक आंतरिक तत्व, एक चेतना बराबर चलती रहती है। वो प्रेमचंद उस बिंदु को पकड़ रहे होते हैं। तो जो प्रेमचंद की विरासत है या प्रेमचंद को जो साहित्य को जो देखने की दृष्टि है, और प्रेमचंद अपने अनुभव से इतर बहुत कम जाते हैं। जैसे प्रेमचंद के साहित्य में आदिवासी विमर्श कम है, प्रेमचंद के साहित्य में शहरी विमर्श बहुत कम है कहीं कहीं आते हैं, लेकिन प्रेमचंद की जो अपनी जमीन है वो वहां पर बहुत पुख्ता ढंग से, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, और वो प्रेमचंद की सीमाओं से ज्यादा वो उस युग की सीमाएं हैं। प्रेमचंद का जो शिल्प है वो बन रहे भारत के समाज का शिल्प है। प्रेमचंद कथानक और परिवेश या यथार्थ और परिवेश दोनों को मिलाकर अपना काम कर रहे होते हैं। एक तरह से भारतीय मानस के बनने की पूरी पटकथा प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद की कहानियां या उपन्यास रच रहे होते हैं। प्रेमचंद बन रहे भारत या बन रहे राष्ट्रीय आंदोलन या बन रहे मनुष्य या बन रहे कहानी का शिल्प या बन रहे उपन्यास के प्लॉट या बन रहे उपन्यास के फॉर्म, सबको लेकर चल रहे होते हैं। एक ऐसा कथाकार, एक ऐसा रचनाकार, एक ऐसा कहानीकार, एक ऐसा नाटककार या संपादक या विचारक जो महाजनी सभ्यता पर भी लेख लिखता है, संपादकीय लिखता है, पत्रों का प्रकाशन करता है, बाल कहानियां लिखता है, ढेर सारे पक्ष को लेकर, लेकिन उन सब को लेकर भी जब वो लिख रहा होता है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं भारत के वो मूलभूत प्रश्न हैं, स्त्री शिक्षा है, दलितों के प्रश्न हैं, या हाशिए के समाज का प्रश्न है, या छोटा किसान है जो कहीं मजदूर में रूपांतरित होता जा रहा है, पूस की रात भी है, उसमें कफन भी है, ढेर सारे बिंब प्रतिबिंब हैं।
और वो उन सबको जोड़कर प्रेमचंद का साहित्य बनता है। प्रेमचंद के साहित्य में बहुत बार ऐसा हो सकता था कि प्रेमचंद इससे बहुत दूसरा रुख दे सकते थे, बड़ा रूप दे सकते थे, या बहुत बड़ा प्लॉट या बहुत बड़े ढेर सारे विवरण दे सकते थे। प्रेमचंद उस ओर नहीं जाते। प्रेमचंद मनुष्य के मन के आंतरिक बदलाव को लेकर चलते हैं। ये प्रेमचंद को लेकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की जो बात लोगों ने की, उसे आप चाहें तो इस रूप में समझें, लेकिन मूलभूत रूप से आप इसे समझें कि प्रेमचंद संभावनाओं के कथाकार हैं। और हर बड़ा रचनाकार, उपन्यासकार, कहानीकार संभावनाओं को रचता है, वो केवल यथार्थ नहीं रचता। अगर वो केवल यथार्थ रचता तो उतना बड़ा कथाकार नहीं होता, या पूरे राष्ट्रीय अस्मिता को व्यक्त करने वाला कथाकार नहीं होता। प्रेमचंद की एक कहानी तैमूर पर है, और वो तैमूर के बहाने, एक छोटी बच्ची के बहाने तैमूर के हृदय के अंदर के मानवीय प्रकाश को भी प्रेमचंद उभार लेते हैं। ये प्रेमचंद के ही बस की बात थी कि इतिहास के ओझल मानवीय पक्षों को भी प्रेमचंद समेटते हैं। ये काम दूसरे कथाकार भी करते हैं, प्रसाद भी करते हैं, या दूसरे रचनाकार भी करते हैं, लेकिन प्रेमचंद उन सारे पक्षों को लेकर, उन सारे बिंदुओं को लेकर एक भारतीय रूप निर्मित करते हैं। तो प्रेमचंद की विरासत का जब प्रश्न बार बार हमारे सामने आता है कि प्रेमचंद की परंपरा कौन सी है, विरासत कौन सी है, प्रेमचंद की विरासत मनुष्यता की विरासत है। प्रेमचंद की विरासत भारतीयता के उन औदात्य मूल्यों की विरासत है जिस पर खड़े होकर हम विश्व को कुछ देने की कामना कर सकते हैं। प्रेमचंद की विरासत बन रहे हृदय या हृदय की उन संभावना मूलक निष्पत्तियों में है जिसको लेकर प्रेमचंद अपने कथानक को रच रहे होते हैं। प्रेमचंद यथार्थ से ज्यादा, अतिरंजना से ज्यादा अनुभव और संभावनाओं के वृत्त या चित्र पकड़ाने वाले कथाकार हैं। इसलिए प्रेमचंद की जो विरासत है, या प्रेमचंद की जो परंपरा है, या प्रेमचंद को जो समझने की दृष्टि है, वो कथानक के स्थूल कहानी तंत्रों से बाहर चली जाती है। इसीलिए प्रेमचंद इतने लोकप्रिय हैं, या हमें अपने आसपास के लगते हैं, या हमारे अपने परिवेश के लगते हैं, क्योंकि प्रेमचंद मूल रूप से केवल कहानी नहीं लिख रहे थे। वो मैंने बार बार कहा कि वो भारत की बन रही जाति अस्मिता को रेखांकित कर रहे होते हैं। और जब बन रही अस्मिता के रेखांकन की बात आती है तो उसमें अतीत वो भी होता है, वर्तमान भी होता है, और भविष्य भी होता है। यानी उसमें सब कुछ समेटा हुआ होता है, केवल उसमें अतीत नहीं होता। अतीत का सातत्य वर्तमान में, और वर्तमान की संभावना भविष्य में घटित हो रही होती है, एक साथ ही काम। प्रेमचंद का ये बृहत्तर रूप अपने समय में प्रस्तुत हो रहा होता है। इसलिए प्रेमचंद की जो परंपरा है, उस परंपरा से हम जुड़ना चाहते हैं। कोई भी क्रांति मूलक, प्रेमचंद उस तरह से क्रांतिकारी साहित्यकार नहीं है जैसा कि रूढ़ अर्थों में हम समझते हैं। प्रेमचंद कोई बहुत बड़े नारे या प्रतिबद्धता या घोषणाओं वाले कहानीकार नहीं है। प्रेमचंद बड़ी सीधी साधी भाषा में, हृदय की भाषा में अपनी बात करते हैं, बिना किसी जुमलेबाजी के, नारेबाजी के, लेकिन बड़ी बात कहे जाते हैं। तो सरल शब्दों में, कम शब्दों में महान साहित्य कैसे लिखा जाता है, ये प्रेमचंद से सीखने की चीज है। बड़ा अर्थ कैसे दिया जाता है, ये प्रेमचंद से सीखने की चीज है। तो प्रेमचंद का जो साहित्य है, या प्रेमचंद की जो विरासत है, वो हमारे हर साहित्यकार की, या हमारे हर पाठक की, या हमारे हर भारतीय की विरासत बन जाती है। इसीलिए प्रेमचंद हमेशा हमारे लिए काम में बनते हैं, या प्रेमचंद वो आधार बिंदु बनते हैं जहाँ खड़े होकर हम साहित्य को बेहतर समझ सकते हैं। प्रेमचंद से बड़े उपन्यासकार भी हुए हैं बाद में, कुछ कथानक की दृष्टि से, प्लॉट की दृष्टि से, लेकिन फिर भी प्रेमचंद एक प्रस्थान बिंदु बावजूद प्रेमचंद बनते हैं। कारण यही है कि प्रेमचंद केवल कथानक अगर रचते तो हो सकता है कि उनसे बड़े कथाकार हिंदी में बाद में बहुत से अच्छे अच्छे कथाकार हुए, उनसे बड़े कथाकार हो जाते। लेकिन प्रेमचंद केवल कहानी या उपन्यास नहीं लिख रहे होते हैं। प्रेमचंद भारतीय चेतना या जीवन वृत्तियों का एक बड़ा रेखा चित्र गढ़ रहे होते हैं, रच रहे होते हैं, जिसको पकड़ाकर हमें अपना स्पंदन, अपना जीवन बोध, जीवन विवेक प्रेमचंद पकड़ा देते हैं। तो ये काम
कोई भी जातीय अस्मिता का लेखक करता है, कोई भी बड़ा रचनाकार करता है, यही काम प्रेमचंद करते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद की विरासत को समझने की बहुत ज़रूरत है और प्रेमचंद को समझने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रेमचंद कई बार नासमझियों के शिकार हुए हैं। प्रेमचंद को पढ़ने की का जो तरीका है, वो भी हमें आना चाहिए। क्योंकि प्रेमचंद केवल, मैंने कहा कि बार-बार, कि टेक्स्ट से बाहर के कथाकार हैं। प्रेमचंद को समझने के लिए बहुत सतर्क होकर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेमचंद को अगर तात्कालिक रूप से आप कोई बहुत आंदोलनकारी या कुछ उस तरह से देखने का प्रयास करेंगे, तो हमेशा आप अ, अपने को कमतर पाएँगे। तो प्रेमचंद की जो विरासत है, जो प्रेमचंद की परंपरा है, जो प्रेमचंद के साहित्य की अपनी समझ है, वो एक बृहत्तर मानवीय जीवन, सौंदर्य बोध, बदलता हुआ हृदय, बदलती हुई राष्ट्रीयता, चेतना, सबको मिलाकर प्रेमचंद का साहित्य बनता है। और यही प्रेमचंद की विरासत है, जिसको हमें देखना है, पढ़ना है, सुनना है, बुनना है। तो मित्रों, आज की इस बातचीत में प्रेमचंद की विरासत पर हमारी कुछ बातचीत रही और कुछ बिंदुओं को हमने पकड़ने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आप प्रेमचंद की इस विरासत को बेहतर ढंग से देख सकेंगे, समझ सकेंगे, जिससे हम अच्छे मनुष्य बन सकें। और यही प्रेमचंद के साहित्य का भी उद्देश्य है। तो आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।